हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट की क्लास हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। इसके पहले दो क्लास हम लोग कवर किए हैं। पहली क्लास में स्ट्रेटजी वाले पॉइंट को समझे थे और दूसरी क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात किए थे। उम्मीद करेंगे आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से समझेंगे। और ये आज आपकी तीसरी क्लास, यदि हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो तीसरी क्लास है। अभी हम लोग थ्योरी को कवर नहीं कर रहे हैं बाबू, सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं, ताकि एक बार आप सीटेट के साथ एक बार आप जुड़ जाएं, सीटेट के प्रश्नों को अच्छे से समझ जाएं कि किस प्रकार का प्रश्न आता है, प्रश्न की प्रकृति कैसी होती है। उसके बाद हम लोग क्लास में अच्छे से थ्योरी समझना समझाना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, एक बार आप छोटा सा यस कर दीजिए कि वॉइस वगैरह सब कुछ सर ठीक है, तो हम लोग क्लास को समझना प्रारंभ करते हैं। एक बार जितने भाई बहन जुड़े हैं एक बार छोटा सा यस करिए कमेंट सेक्शन में कि सर आज की क्लास नंबर 2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया जाए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग के पास भरपूर समय बाबू है, तो आराम आराम से चीजों को समझना प्रारंभ करते हैं, एक एक चीज को समझना प्रारंभ करते हैं। अच्छा, इस बैच का नाम क्या है? तो हम लोग रखे हैं सारथी बैच। और साथ में हम पहले एक चीज आपको बता देते हैं कि देखिए बाबू, एक सारथी बैच के अकॉर्डिंग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए तो बेहतर होगा। जो नोटिफिकेशन होगा, इंपॉर्टेंट कुछ चीजें, कुछ स्ट्रेटजी वगैरह होगी, जल्दी हम इस पे अपडेट करना प्रारंभ कर देंगे। जो संडे संडे को टेस्ट लेना है वो भी इस पे प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो आप सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा। वही स्टूडेंट ज्वाइन होइएगा जिनको अब की बार सीटेट देना, यानी दिसंबर में सीटेट देना। ठीक है, अच्छा इस क्लास में हम लोग अभी कवर क्या कर रहे हैं? तो आप कहेंगे सर PYQs कवर कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है ताकि क्वेश्चन के साथ आप एक बार घुल मिल जाए। ठीक है, चलिए आ जाइए बाबू, एक बार हम आपका कमेंट देख लेते हैं। अच्छा सर, हम मैसेज किए थे, अच्छा ज्वाइन नहीं। अच्छा, अभी आप एक बार अगेन मैसेज कर दीजिए और आपको लिंक दी जाएगी, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, सब सही है, सब शुरू कीजिए। अच्छा बताइएगा, क्या जो आज की स्क्रीन ली गई है, अभी तक आपको प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पे बैकग्राउंड से, क्या अभी ये चीजें सही हैं? ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड हम लोग रखते हैं, तो क्या बताइए चीजें सही हैं? सर प्लीज बताइए, ग्रेजुएशन कॉमर्स से है तो क्या ये क्लास कर सकते हो? बिल्कुल कर सकती हैं। यदि आपने बीएड कर रखा है, डीएलएड कर रही हैं आप यदि, तो बिल्कुल आप क्लास को कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि आप कॉमर्स हैं तब भी आपको एसएसटी के थ्रू पेपर 2 देना है। यदि डीएलएड है तो पेपर 1 भी आप देने वाले हैं। ठीक है, चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं भैया। ठीक है, चलिए क्लास सही आ जाइए। पहले क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा और उत्तर करने का प्रयास करिए। पहला क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट है। कह क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? हमेशा याद रखिएगा कि बाल्यावस्था से संबंधित यहाँ पे कुछ चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं जो आपको समझना। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। ये बाबू प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात नहीं कर रहा है, अर्ली चाइल्डहुड की बात नहीं कर रहा है, ये मध्य बाल्यावस्था की बात कर रहा है। तो शारीरिक वृद्धि विकास बहुत तीव्र गति से होता। मेरी बात को हमेशा याद रखिएगा, जो शारीरिक वृद्धि व विकास तीव्र गति से यहां होता है वो कौन सी अवस्था होती है? तो आप कहेंगे सर वो हमारा शैशव काल होता है। वो हमारा कौन सा होता है? तो आप कहेंगे सर इन्फेंसी होता है, वो हमारा शैशव काल होता है। इतनी पॉइंटों को समझेगा। तो पहला ऑप्शन तो यहां पे नहीं होने वाला है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क करने की योग्यता विकसित हो जाती है। देखो, अमूर्त रूप से बालक कब सोचता है? तो वो अवस्था होती है किशोरावस्था। देखो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, दो ऐसी अवस्थाएं होती हैं, एक शैशवावस्था और एक आपका किशोर अवस्था, जिसमें बालक जो चिंतन होते हैं, कल्पनात्मक थिंकिंग करते हैं, इमेजिनेशन थिंकिंग बालक करते हैं। लेकिन जो शैशवावस्था में कल्पनात्मक चिंतन होता है वो कहानियों पे आधारित होता है, उनका कोई तर्क आधारित चिंतन नहीं होता। लेकिन जब हम किशोरावस्था में बाबू प्रवेश करते हैं, किशोरावस्था के मध्य में होते हैं, तो हमारा चिंतन अमूर्त रूप धारित कर लेता है और साथ में हम लोग तर्क का प्रयोग करने लगते हैं। याद रखिएगा। तो ये तो आपका होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो आपके किशोरावस्था की विशेषता है बाबू, ये आपका किशोरावस्था की विशेषता है बाबू। अमूर्त रूप से सोचना, वैज्ञानिक तर्कता के आधार पर सोचना, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके साथ साथ बच्चे तार्किक व मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते, यानी
पापा ने 2 टॉफी लाया तो देखेंगे, सोचेंगे कि एक छोटी बहन को देना है, बड़े भाई को देना है, किसमें कैसे बंटवारा करना है, तो चीजों को समझेंगे, यानी मूर्त रूप से चीजों को सोचना भी प्रारंभ कर देते हैं और बच्चे तार्किक चिंतन भी इसमें करते हैं। लेकिन वो तार्किक चिंतन मूर्तता पे आधारित होता है, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालन गतिविधियों द्वारा घटित होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संवेदी हम अपना चीजों को छू के महसूस करके सीखते तो हैं, साथ में इन्वायरमेंट के माध्यम से भी सीखते हैं, अपने परिवार की चीजों से भी सीखते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन सी विल बी राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन है। उम्मीद करेंगे बाबू पहले क्वेश्चन को आप समझेंगे। एक चीज हम आपको पहले बताते हुए चलते हैं, याद रखिएगा मेरी बात को, जितने क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं बस एक बार, जैसे एक जब सीटेट का हम सारथी बैच यहाँ पे आपको पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो एक स्ट्रेटजी बनाए हैं कि सबसे पहले हम क्वेश्चनों के माध्यम से आपको कनेक्ट करेंगे सीटेट से, उसके बाद थ्योरी के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और बाद में प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको पारंगत कर देंगे, फिर जाइए एग्जाम दीजिए आप लोग। तो इस स्ट्रेटजी को आप भी फॉलो करिए और यकीन मानिए चीजें बेहतर होंगी, बस विश्वास करिए। तो पहला क्वेश्चन बताओ, समझ गए तो यस करिए कि हाँ सर पहले क्वेश्चन को समझ गए हम। एक बार हम कमेंट भी देखते हैं ताकि चीजें बेहतर रहें। बताइए क्या पहले क्वेश्चन को आप समझ गए हो, तो एक बार छोटा सा यस करिए कि हाँ सर पहले क्वेश्चन को हम समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए मेरा सही है, बहुत अच्छी बात है अपूर्वा। ठीक है श्वेता, चलिए बहुत अच्छी बात है। सर बीएड वाले सीटेट पेपर 2 देंगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बात सही है। ठीक है प्रवीण, बिल्कुल बात सही आपकी। चलिए भाई, तो ठीक है सोनी प्रजापति आ जाइए, नमन हो गए। ठीक है चलिए आ जाए। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिएगा बाबू और चीजों को समझिएगा। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? कल की क्लास में भी हम आपको बताए थे, एक क्वेश्चन तो पक्का आपका बाबू वृद्धि व विकास से आता ही आता है, वृद्धि एवं विकास से बाबू आता ही आता है। तो अगर कहीं आप एक नोट पैड लेके बैठे हैं तो यहां पे नोट कर लीजिए कि एक क्वेश्चन तो वृद्धि विकास से निश्चित है। और कैसे आता, देखिए कि निम्नलिखित में से अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि विकास तीव्र गति से घटित होता है? अब इसके पहले हम आपको बताए थे कल्पनात्मक थिंकिंग 2 स्टेज में मुख्य रूप से होती है, एक आपका शैशवावस्था और एक आपका किशोरावस्था। शैशवावस्था में जो कल्पनात्मक चिंतन होता है वो तर्क आधारित नहीं होता। मम्मी ने सुना दिया कि परियों की कहानी, चंदा मामा आएंगे दूध कटोरी लाएंगे, बच्चा विश्वास कर लेगा। लेकिन वही किशोरावस्था में यदि आप कहानी सुना रहे हो, चंदा मामा आएंगे दूध कटोरी लाएंगे, कहेगा भैया चंदा कैसे आएंगे ये पहले बताइए। तो वहां पे कल्पनात्मक चिंतन तर्क आधारित हो जाता है। और यदि बात करें हम लोग शारीरिक वृद्धि की, भाषा के प्रमुखता विकास की, भाषा सीखने की क्षमता की, तो वो अवस्था कौन सी होती है? तो आप कहेंगे सर वो हमारा होता है इन्फेंसी, वे हमारा होता है शैशव काल, जो जन्म से लेके 2 वर्ष होता है। और साथ में जब यहाँ पे प्रारंभिक बाल्यावस्था है, अर्ली चाइल्डहुड, तो इसे भी मान लीजिएगा। क्यों मान लीजिएगा? क्योंकि भारतीय पद्धति में जो शैशवावस्था है बाबू वो जन्म से 5 वर्ष मानी जाती है और पश्चात मत के अकॉर्डिंग शैशवावस्था जन्म से लेके 2 वर्ष मानी जाती है। और एक मनोवैज्ञानिक हुई हॉरलॉग जो जन्म से लेके 14 दिन प्रारंभिक शैशवावस्था और 14 दिन से लेके 2 वर्ष तक उत्तर शैशवावस्था कह देती हैं। तो यहां पे हम कहेंगे शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से घटित होता है, तो वो है आपका शैशवावस्था और आपका बाबू प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसको भी देख लीजिएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पे चीजों को समझ लीजिएगा। और मध्य बाल्यावस्था हो गया और किशोरावस्था ये भी नहीं होने वाला है। और किशोरावस्था एवं वयस्कता ये तो नहीं होना, इसमें आपकी परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है। हाँ, किशोरावस्था में कुछ शारीरिक वृद्धि एक बार फिर तीव्र होती है, लेकिन वयस्कता में जो वृद्धि हुई है, जो क्षमताएं डेवलप हुई हैं, उनमें एक तरीके से वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, स्टेबिलिटी, स्थिरता आती है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है भैया वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताओ, बताइए क्या चीजों को आप समझे? क्या बताइए, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर जाओगे, बताइएगा। और जल्दी ही हम एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ आपको पढ़ाने वाले हैं बाबू, चाहे आपका एसएसटी हो चाहे आपका साइंस हो। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अब पूरा जो कंटेंट वाला पोर्शन है सीटेट में वो पूरा एनसीईआरटी का खेल है।
तो उस चीज को भी आप याद रखिएगा। बताओ क्या इस प्रश्न को समझ गए? तो एक बार मेरे भाई बहनों एक बार यस कर दीजिए कि हाँ सर इस क्वेश्चन को भी हम समझ गए, इस क्वेश्चन को भी समझ गए, यस कर दीजिए। आ जाइए, बहुत ही स्थिरता के साथ समझेंगे, समय भरपूर है, ऐसा नहीं कि कल एग्जाम है परसों एग्जाम है, नहीं, आसानी से पेशेंस के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे तो चीजें समझेंगे। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, अरे बाबू मेच्योरिटी की पहल करती वो कौन सी अवस्था है बताइएगा? बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था को माना जाता है कि परिपक्वता की अवस्था होती है, यानी एक बालक जब किशोरावस्था में जाता है 12 वर्ष के बाद वो मेच्योर होना प्रारंभ कर देता है। किशोरावस्था भैया आपका मध्य बाल्यावस्था और पूर्व क्रियात्मक अवस्था ये तो कभी हो ही नहीं सकती। आपको इसमें बताना है, आपको इसमें बताना है बाबू, ठीक है? इसमें बताना है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, यानी इसमें बालक मैच्योर होना प्रारंभ कर देते हैं। इसका उत्तर सभी भाई बहनों को करना है प्यार से। प्यारा सा प्रश्न है, अच्छा सा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो चीजें मिलेंगी। वयस्कता मैच्योरिटी की तरफ आप जाना चाहते हैं तो पहली अवस्था कौन सी है? आप कहेंगे सर जी ये तो किशोरावस्था है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक क्या करता है? आप कहेंगे सर तर्क करता है, सर अपने बुद्धि का वो प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है, तर्कात्मक चिंतन करता है, कल्पनात्मक चिंतन करता है, अमूर्त चिंतन करता है। याद रखिएगा वो कैसा चिंतन बाबू करता है? आप कहेंगे सर अमूर्त चिंतन करता है। ये किशोरावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हो गई, ठीक है? समझ गए तो करिए यस, ठीक है? चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्योर पैडागॉजी है कि समझ कैसे हम विकसित करें इसकी बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? ये पॉइंट समझिएगा, विकास और अधिगम एक दूसरे के बाबू पूरक होते हैं। जब आपकी लर्निंग होगी तो स्वाभाविक सी बात है जो डेवलपमेंट है उसमें वृद्धि होगी। जैसे जैसे नई चीजों को आप अर्जन करेंगे, अधिगम करेंगे, अनुकूलित होंगे, वैसे वैसे आपका डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी आपका 2 का पहाड़ा आप याद कर लिए, तो क्या आप जोड़ घटाना गुणा भाग चीजों को नहीं सीख जाएंगे? कहोगे सर सीख जाएंगे। तो आपका जैसे भैया लर्निंग बढ़ेगी उसी प्रकार से आपका डेवलपमेंट होगा। लर्निंग यदि आपकी 0 है तो क्या कभी विकास होगा? नई चीजों को सीख नहीं रहे हैं, नई परिस्थितियों में खुद को ढाल नहीं रहे हैं, तो क्या कभी डेवलपमेंट होगा, विकास होगा? कहोगे सर जी नहीं। कहते अगर जीवन में सच में परिवर्तन चाह रहे हैं तो लीक से हटके सोचिए, अपने आप में रोजाना परिवर्तन को स्वीकार करिए। तो कहते हैं ना परिवर्तन ही आपके प्रकृति का नियम है। तो बाबू समझिएगा, विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। समझिएगा, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। हम कह सकते हैं कि अधिगम के कारण विकास होता है, तो इसका ध्यान रहता है, बिना इसके घटित नहीं होता। इसलिए ये ऑप्शन तो यहां पे रॉन्ग होने वाला है, याद रखिएगा मेरी बात को। आ जाइए बाबू, अधिगम की दर विकास की दर से, एक पॉइंट से समझिएगा, अधिगम की दर जो है विकास की दर से काफी अधिक होती है। बिल्कुल बात गलत। एक दूसरे का पूरक का मतलब जितना अधिगम होगा उतना विकास होता जाएगा। तो ये भी पॉइंट समझिएगा, ठीक है? विकास एवं अधिगम अंतः संबंधी, उसके साथ साथ अंतः निर्भर है भाई। अगर आपका लर्निंग होगा तो डेवलपमेंट होगा, अगर किसी व्यक्ति का विकास हो रहा तो स्वाभाविक सी बात है कुछ नया सीख रहा है। तो यानी जब आपके सीटेट के ऑप्शन में बाबू अंतः संबंधी, अंतः निर्भर आ जाए तो समझ लीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, क्या वृद्धि व विकास एक दूसरे के अंतः संदर्भित है? तो आपको लगाना ऑप्शन नंबर यस कि हाँ वो भी अंतः संबंधित है, अंतः निर्भर है एक दूसरे पर, ठीक है? विकास एवं अधिगम की अधिगम संबंधित नहीं है, ये ऑप्शन रॉन्ग है, बिल्कुल संबंधित है, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अच्छा एक चीज थोड़ा सा यस ये करिएगा कि क्या चीजों को सच में समझ पा रहे हैं आप, ठीक है? क्या जो हम स्ट्रेटजी को बना के चल रहे हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन के माध्यम से थ्योरी की क्लास भी करवाइए जितेंद्र। बिल्कुल बाबू करवाएंगे। शायद आप कल की क्लास में हम आपका कमेंट तो नहीं देखे इसलिए आप चीजों को नहीं जान रहे हैं। बिल्कुल बाबू हम कराएंगे, आप निश्चिंत रहिए। यस सर, जितना सीखेंगे उतना बढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। ठीक है लवली, आ जाइए, ठीक है।
यस सर। अच्छा, चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं ना। देखिए बाबू, बहुत बड़ा कोई प्लेटफॉर्म तो ये नहीं है कि इतनी टीम लगी, इतना ये लगे, इतना वो लगे हैं, नहीं। बस जो एक प्रॉपर वे में एक गाइडेंस के रूप में हम आपको चीजें प्रोवाइड करने का सोचे हैं, और उम्मीद करेंगे कि सीटेट का परिणाम इस हमारे गाइडेंस को सफल बनाएगा। ठीक है, जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं वो सीटेट के परिणाम के बाद देखा जाएगा कि क्या चीजें बेहतर आती हैं। बस थोड़ा सा विश्वास करिए, विश्वास दिखाइए, बेहतर करा के दिखाएंगे। ठीक है, आ जाइए। चलिए सर, पेपर 2 के लिए भी क्लास हो रहा। अरे बाबू, ये पेपर 2 का ही तो पैडागॉजी है। ठीक है, चीजों को समझिए बस विश्वास के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 को समझिएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्यारा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा आप थोड़ा सा प्रसन्न हो जाएं। और प्रसन्नता की बात एक और हम आपको बताएं, राजस्थान का कोई गांव है और वहां पे बेटी के जन्म होने पर 111 पेड़ वहां पे वृक्षारोपण हुए हैं, जो कि बहुत खुशी की बात है। आपका भी मन प्रसन्न हो जाएगा ऐसे इंफॉर्मेशन सुन के। अभी तो आप न्यूज चैनल देखते होंगे तो दिन भर यहाँ वहां की फालतू खबरें सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये भी एक पेपर कटिंग हम पढ़ रहे थे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, सुन के तो बड़ा मन प्रसन्न हो गया कि बेटी के जन्म होने पर 111 वृक्षारोपण किए गए। अभी फिलहाल का प्रचलन क्या है कि बेटा का जन्म होने पर थाली पिटवाएंगे, घर का बर्तन पिटवाएंगे, गांव भर लड्डू बंटवाएंगे, और बेटी के जन्म होने पर बिल्कुल निराशा छा जाती है, जो कि बहुत ही गलत है। तो वहां अभी हम टेलीग्राम पे शेयर करेंगे, आप भी पढ़िएगा। बहुत ही मन प्रसन्न हुआ है चीजें सुन के, अच्छी बात है, ऐसा पहल होना चाहिए समाज में। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर की संकेत करती है। अर्ली चाइल्डहुड किसकी ओर करती है? अगर हम लोग बाल्यावस्था की बात ही कर लें तो स्वाभाविक सी बात है, हम कहेंगे 2 वर्ष के बाद, और लगभग आपका 11 या 12 वर्ष हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, मान के चलते तो स्वाभाविक सी बात है, प्रारंभिक बाल्यावस्था इसमें से बांट दीजिए तो 3 से 8 वर्ष को ही हम कह सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड बाबू, और आपका एक तरीके से 6 से 12 वर्ष को हम कह सकते हैं उत्तर बाल्यावस्था, और जन्म से 5 वर्ष यदि भारतीयता के अकॉर्डिंग देखें तो यही आपकी क्या है, तो आप कहेंगे सर इन्फेंसी है। ये आपकी क्या है? इन्फेंसी है, शैशव काल है, और जन्म से 8 वर्ष तो आपका शैशवावस्था, और अर्ली चाइल्डहुड भी इसमें आ जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ, बहुत अच्छी बात है दोस्त। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। विकास सिर पदामुखी, सिर से पैर की तरफ चलने वाले को ही हम कहते हैं सिर पदामुखी दिशा सिद्धांत की व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा सेफेलोकॉर्डल से कि शीर्ष पदामुखी, यानी कोई बालक है, सबसे पहले सर डेवलप होगा, उसके बाद धड़ के साथ साथ उसके आपके वाह्य अंग डेवलप होंगे, पैर इत्यादि। तो ये क्या कहता है? सिर से पैर की ओर। ग्रामीण से शहरी, तो ग्रामीण से शहरी बालक का विकास का क्या ही चीजें हैं, सामान्य से विशिष्ट, बिल्कुल बात गलत है, और उसके साथ की निम्न से एकीकृत कार्य की ओर नहीं। तो ये आपका होगा सिर से पैर की तरफ। ये भी समझ लीजिएगा कि सेफेलोकॉर्डल से भी आपका क्वेश्चन बाबू आता है, आपका क्वेश्चन यहां पे आता है। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है दोस्त, आ जाओ भाई, बहुत अच्छी बात है, आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की बात करें कि शैशव काल की अवधि अभी खूब हम लोग बताएं। अगर आपके एग्जाम में जन्म से लेके 2 वर्ष बाबू लिखा है तो सबसे पहले आप इसी को प्रायोरिटी देंगे, इसी को आप मान्यता देंगे। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो जन्म से लेके 5 वर्ष को आप ढूंढेंगे। क्या बाबू ढूंढेंगे? जन्म से लेके 5 वर्ष। अगर यहीं पे आपको पूछ दे प्रारंभिक शैशवावस्था, तो आप हॉरलॉक के अकॉर्डिंग जन्म से लेके 14 दिन तक, 14 दिन तक प्रारंभिक बाल्यावस्था मानेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ की शैशवावस्था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे शैशव काल की बात की गई है। सीटेट 2015 में भी पूछा जा चुका है। जन्म से लेके 2 वर्ष, जन्म से लेके 3 वर्ष, जन्म से 2 से लेके 3 वर्ष, या जन्म से लेके 1 वर्ष तक। तो इसमें आपको क्या सही लगाना है? तो आप कहेंगे जन्म से लेके 2 वर्ष। अभी हमने आपको खूब बताया, एक क्लास हम जरूर लेके आएंगे जिसमें हम लोग विकास की अवस्थाओं को पढ़ेंगे, जिसमें प्रमुखतः हम लोग आपके शैशव, बाल्या व किशोरावस्था को पढ़ेंगे। इन तीनों अवस्थाओं में हम लोग इनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। जैसे बाल्यावस्था की विशेषता, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप, इसी प्रकार से अन्य दोनों अवस्थाओं में शिक्षा का स्वरूप और शिक्षा की विशेषताओं के बारे में समझेंगे। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका राइट हो गया, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट ऑप्शन। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है बाबू, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 समझिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी है
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास व अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ तरीके से जोड़ता है। विकास और अधिगम को यानी डेवलपमेंट को और आपके लर्निंग के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ तरीके से सोचता है। विकास अधिगम स्वतंत्र हैं बाबू, अभी हमने आपको बताया है कि ये एक दूसरे के आपके पूरक हो सकते हैं। लर्निंग ग्रोथ होगा तो डेवलपमेंट में भी वृद्धि होगी, वृद्धि बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है लर्निंग भी बढ़ेगी और ग्रोथ डेवलपमेंट होगा। तो अधिगम विकास के पीछे रहता है ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों बिल्कुल सिमिलर तरीके से चलते हैं। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द हैं, नहीं, बात दोनों की अलग अलग है। अधिगम जो होता है बाबू, इसे हम कहते हैं औपचारिक कारक। विद्यालय में जो चीजें सीखते हैं वो अधिगम है, समाज में जो चीजें सीखते हैं वो एक्विजिशन है, वो अर्जन है। आप समझे बात को। और आपका विकास जो है, समझिएगा, ये विकास कोई व्यक्ति नहीं है, ये विकास जो है इसके अंतर्गत आपका अधिगम और आपका अर्जन दोनों यानी लर्निंग और एक्विजिशन दोनों चीजें आ जाती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि समानार्थक परिभाषिक शब्द हैं। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संदर्भित हैं। हम और आप चाह के इन दोनों जोड़ियों को अलग नहीं कर सकते। ये प्रेम का जोड़ी है दोनों, इनको हम आप नहीं अलग कर सकते। तो अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है बाबू, अंतः संबंधित है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क। बताओ समझ गए क्या? ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि विकास व अधिगम एक दूसरे के साथी हैं, दोस्त हैं, पति पत्नी हैं, ऐसे कह सकते हैं समझने के लिए। चलो आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती, परवर्ती का मतलब बाबू क्या होता है? बाद की अवस्था। तो परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी बाल्यावस्था के बाद कौन सी आती है। बड़ा प्यारा सा प्रश्न पूछ रहा है, घुमा के पूछ रहा है। 11 से 18, 18 से 24, जन्म से 6 वर्ष या 6 से 11 वर्ष। परवर्ती बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद की अवस्था, तो स्वाभाविक सी बात है कौन सी आती है? तो आप कहेंगे सर वो हमारी आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो सामान्यतः 11 या 12 वर्ष से लेके आपकी 18 या 21 वर्ष मानी जाती। कहोगे सर जी बार बार आप 11-12 काहे कहते हैं, बार बार आप 18-21 काहे कहते हैं? देखो बाबू, एज का फिक्स एज कभी नहीं मानी गई है कि जो शैशवावस्था है वो जन्म से 2 वर्ष ही रहेगी। क्यों? क्योंकि कोई बालक जो विशेषता 2 वर्ष में दिखती किसी बालक की, वही विशेषता किसी किसी बालक की 5 वर्ष में दिखती है। और एक हमारे महान मनोवैज्ञानिक हुए जीन पियाजे, वो कहते हैं कि दुनिया के 70% इंसान बाल्यावस्था छोड़ के किशोरावस्था में जाते ही नहीं है। अगर उनकी बात में कहें तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को छोड़ के अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाते ही नहीं, यानी कभी मैच्योर होते ही नहीं। पॉइंट को याद रखिएगा। तो ये एज का जो भैया यहाँ अवधि है ना, ये कभी फिक्स नहीं रहती, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने विशेषता के आधार पर अलग अलग बता दिया है। तो अगर हम कहें परिवर्ती बाल्यावस्था तो 11 से 18 वर्ष। क्या 11 से 18 वर्ष? बताओ समझे क्या? ये होगा सर, बहुत अच्छी बात है अली। ठीक है, चलिए आ जाइए बाबू, चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, मानव विकास। अरे भैया विकास, अगर सबसे पहले इसे समझिएगा, सबसे पहले ग्रोथ को समझिएगा बाबू। सबसे पहले आपको ग्रोथ को समझना, वृद्धि को समझना। वृद्धि क्या है? तो आप कहेंगे जिसको हम माप सके। इसकी क्लास लाएंगे तो और बेहतर हम लोग समझेंगे। पहले समझिएगा, वृद्धि को जिसको हम जो भैया मेजर कर सके वो तो हमारा है वृद्धि। जिसकी माप संभव हो वो है वृद्धि, जिसको हम देख सके वो है वृद्धि। अब कहोगे सर जी तो विकास क्या है? फिर ये वृद्धि नहीं है। देखो बाबू, विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वृद्धि भी समाहित होती, लेकिन अगर हम वृद्धि व विकास की तुलना करते हैं तो कहते हैं विकास को हम कभी माप नहीं सकते। चलो लिख देते हैं, माप नहीं सकते। कहोगे सर जी कैसे? बताइएगा। जैसे हम आपसे पूछें कि बाबू ये बताइए कि आप कई किलो तेज हैं, आप कितना किलो तेज हैं? कहेंगे सर जी हम 5 किलो तेज हैं, हम 6 किलो तेज हैं। नहीं बाबू, हम उसको माप नहीं सकते। हम कहेंगे आपका सामाजिक विकास कई किलो हुआ है, तो क्या बताइए आप बता पाएंगे?
कहोगे सर जी नहीं, हम कैसे बताएंगे सामाजिक विकास कितना किलो का हुआ है, नहीं हुआ है। हम कहेंगे आप अपने संवेगात्मक विकास पे कितना फीट का कंट्रोल रखते हैं, कहोगे सर जी हमको क्या पता। तो जो विकास होता है ये मेजरमेंटल नहीं होता, ये आपका मापा नहीं जा सकता, इसलिए कहते हैं जो विकास होता है ये आपका भैया मात्रात्मक के साथ साथ कैसा होता है, तो आप कहेंगे सर गुणात्मक होता है। कैसा होता है? क्वालिटेटिव होता है, ना कि क्वांटिटेटिव। ठीक है, लेकिन अगर हम इन दोनों की अपेक्षा को देखें तो हम कहते हैं जो विकास होता है, जो विकास होता है एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आपकी बाबू वृद्धि भी समाहित होती है, यानी विकास के अंतर्गत वृद्धि भी आ जाती है। इसलिए कहते हैं कि मानव विकास मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, क्योंकि विकास के अंतर्गत वृद्धि भी आती है, इसलिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। बताओ समझिए क्या? तो यस करिए कि हाँ सर समझ गए। ठीक है, इसलिए इसका ए और बी दोनों ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसलिए आपका डी फॉर डेनमार्क विल बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। सर पहले थ्योरी, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे थ्योरी, पहले क्वेश्चनों के साथ जुड़ तो जाइए, पहले विश्वास तो जमाइए, पहले चीजों को समझिए। तो अभी अक्ता कह रहे हैं, बिल्कुल सब चीजों को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्त, आ जाइए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, प्यारा सा प्रश्न है कि निम्न, अच्छा एक क्वेश्चन शायद यहाँ पे गैप हो गया। ठीक है, चलिए अच्छा कोई बात नहीं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? यानी एक होता है ग्रॉस मोटर, एक होता है फाइन मोटर, माइक्रो मोटर। जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्रॉस मोटर क्या होता है, जैसे हम दौड़ रहे हैं ऐसे, ये आपका क्या है बाबू, तो आप कहेंगे सर जी ये ग्रॉस मोटर है। ठीक है, ये ग्रॉस मोटर है, यानी जो हम दौड़ रहे हैं, जो हम घूम रहे हैं, जो हम चल रहे हैं, जो हम अपने हाथ को हिला रहे हैं, ये आपका। लेकिन जब हम कहें हम लिख रहे हैं, हम किसी को मैसेज टाइप कर रहे हैं, हेलो कैसे हो, कहाँ हो, कुछ खाए कि नहीं खाए, ये क्या है, तो आप कहेंगे सर जी ये आपका फाइन मोटर है, ये आपका सूक्ष्म गति कौशल। जो हम अपने फिंगर का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, वो है आपका सूक्ष्म गति कौशल। तो लिखना, पढ़ना, चढ़ना, फुदकना, फुदकना मतलब ऐसे ऐसे उड़ रहे हैं, गांव में कित्ता खेलते थे ना, तो वो है आपका फुदकना। ठीक है, दौड़ना हम लोग जो दौड़ वगैरह लगाते हैं, चढ़ना आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, आप छत पे चढ़ रहे हैं, तो वो आपका हो गया चढ़ना। ठीक है, और आपका लिखना जो है बाबू वो गतिक सूक्ष्म गति कौशल है। उम्मीद करेंगे इसको भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, 12 का ए होगा। तो ये प्यारा सा कुछ प्रश्न था। एक हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की बाबू बात कर लेते हैं, जो आपका 13 है। मानव विकास को किन किन क्षेत्रों में, मानव विकास को किन किन, क्वेश्चन में थोड़ा संशोधन करिएगा, मानव विकास को किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कि हैं कौन कौन से, आप बताइएगा। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो जहां जहां आध्यात्मिक आ जाए ना उसको रॉन्ग करिएगा। क्यों? क्योंकि जब हम अध्ययन करते हैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग, चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कहीं नहीं आता बाबू। ठीक है, तो आपका शारीरिक आता है, संज्ञानात्मक भी आता है, संवेगात्मक भी, और यहाँ पे सामाजिक भी आता है। संज्ञानात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, तो यहाँ रॉन्ग होगा। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक की संज्ञानात्मक और उसके साथ संवेगात्मक और शारीरिक। हम कहेंगे सर ये जो मनोवैज्ञानिक है इसी के अंतर्गत तो सारे आ जाते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मानव विकास को जो बांटा जा रहा है तो शारीरिक, वो आपका हो गया शारीरिक में भी, और हम शारीरिक में बांट के भी अध्ययन करते हैं, उसके साथ संज्ञानात्मक, संवेगात्मक का भी अध्ययन करते हैं, और सामाजिक विकास का भी अध्ययन करते हैं। इसलिए बाबू आपका ऑप्शन नंबर कि यहाँ पे बी विल बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो उम्मीद करेंगे आप इसको भी अच्छे से समझे होंगे। और ये टोटल आपके इतने क्वेश्चन आज के क्लास के लिए थे। ये क्वेश्चन जानबूझ के हम सेलेक्ट किए थे, थोड़ा सा इजी भी क्वेश्चन थे, इसलिए कि कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है और चीजें रॉन्ग हो जाती हैं कि हमें अवधि में क्या लगाना है, हमें प्रवर्ती बाल्यावस्था की प्रवर्ती श्रेणी में क्या लगाना है, तो यहाँ पे चीजें गलत ना हो, इसलिए इनको भी हम सेलेक्ट किए। आज की क्लास इतना ही रहेगी। अभी आपकी क्लास घंटा 2 घंटा इसलिए नहीं चल रही है बाबू, क्योंकि अभी हमारे पास समय भरपूर। अभी बस आप एक बार कनेक्ट हो जाएं, सीटेट को समझना प्रारंभ कर दें, क्वेश्चन की प्रकृति को समझना प्रारंभ कर दें, फिर देखिए कैसे हम लोग ताबड़तोड़ इस पे प्रहार करते हैं। चलिए, अब उम्मीद करते हैं आप पूरी बात को अच्छे से समझे होंगे। बाकी
ये व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो कहने की क्या ही आवश्यकता है, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से तो जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। और आपको टेलीग्राम चैनल से बाबू तो जरूर जुड़ जाना है। द परफेक्ट स्टडी का डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक हम आपको दे देंगे। अपने दोस्त यार तक जरूर शेयर करिएगा, उनको बताइएगा कि क्लास प्रारंभ हो चुकी है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। चलिए, बाकी आपके मन में कोई डाउट वगैरह हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं। ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। आपके प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि हम लोग भी जहां से बिलोंग करते हैं, जहां से आते हैं, वहां पे भी माताएं बहनें हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजों को आप निश्चिंत रहिएगा, तो आप अच्छे से रहिए। चलिए, बाकी आप व्हाट्सएप पे की रिक्वेस्ट भेजिएगा, आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, एक बार हम कमेंट देख लेते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है भाई, आपको पार्टी मिल जाएगी, ठीक है। अभी आपके व्हाट्सएप पे हम 2 किलो मिठाई भेज देंगे, उसको आराम से खाइएगा, ना कि इकट्ठा खा जाएं, आराम आराम से खा लीजिएगा, ठीक है। सची एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन आते, अरे तो बाबू काहे इतना जल्दी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीजों के साथ पहले कनेक्ट होइए, ठीक है। सर मैथ की भी क्लास चलाइए, बिल्कुल हम प्रयास करेंगे। आकांक्षा, शालिनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने बच्चे शुभकामनाएं दे रहे हैं, आप सभी को विनम्र तरीके से ढेर सारा शुभ आशीष, और आप सभी को धन्यवाद, ठीक है, ठीक है। ये तो आपके ऊपर है, खाइएगा कि देखिएगा, पर हम भेज देंगे। जैसे आप कह रहे हैं सर जी पार्टी दीजिए, आप भी फॉर्मल तरीके से कह रहे हैं, हम भी फॉर्मल तरीके से कह रहे हैं। अभी तो होता ना कि हम कहीं जा रहे हैं, हमको रुकवा कहते हैं अरे पार्टी दीजिए, तो हम कहीं ले जाके खिला देते आपको कुछ। अब आप भी अपनी औपचारिकता निभा रहे हैं सर जी, पार्टी, हम भी अपनी औपचारिकता, और बढ़िया बढ़िया मिठाई भेजेंगे, ऐसा कुछ नहीं। एक परोरा वाली आती है, वो भी आपको भेजेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस लड्डू भेज के काम चला दिए, बढ़िया मिठाई भेजेंगे दोस्त, आप निश्चिंत रहें। सर कोई बुक सीटेड का, अच्छा एक हम आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पे सजेस्ट करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले कुछ क्लास करा देंगे उसके बाद। हाँ, आप पार्टी दे दीजिएगा। चलिए, श्वेता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप सारी पॉइंटों को अच्छे से बाबू समझ गए होंगे, और जहाँ पे रहिए सेफ सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, जहाँ पे रहिए अपनी सेफ्टी का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए रहिए, और ठीक है, उम्मीद करेंगे कि हमारा समाज थोड़ा और बेहतर हो, माताओं बहनों को रहने लायक बने। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, ठीक है, आप सभी को, सभी का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। चलिए, अपना ख्याल रखिए बाबू। तो हम क्लास को ऑफ करते हैं, मिलते हैं कल हम लोग अपने अगली क्लास में कुछ नए कंटेंट के साथ। और क्लास को एक बार शेयर वगैरह कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, लाइक तो जरूर कर दिया करिए, ठीक है। चलिए, आप सभी भाई बहन को नमस्ते, जय हिंद।